नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। आपके अपने परिवार आवर फैमिली में जायसवाल कोचिंग सेंटर पे, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, फिजिकोलॉजी का पूरा बेहतरीन तैयारी चल रही है। बाल विकास की ऑल चैप्टर की तैयारी चल रही है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है और टारगेट है 30 ऑफ 30 में 30 मार्क्स अटेंड करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह आपका पार्ट नंबर 3 है और इसके पिछले पार्ट अगर आप लोगों ने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका अपना परिवार है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जाकर इसकी पिछली क्लासेज भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए कल का मॉक क्वेश्चन आइए पहले देख लेते हैं कि थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है। निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक, स्पष्ट या उपरोक्त सभी। तो मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु यहाँ पे कमेंट किए थे, बहुत बहुत धन्यवाद उनका करता हूँ। जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा, थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है, तो निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न है दोस्तों कि 20वीं सदी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा है। जो 20वीं सदी चल रही है, ठीक है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा है। आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी प्यारे मित्र फीडबैक करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का माने जाने लगा है दोस्तों। क्या माने जाने लगा है, तो इसको व्यवहार का विज्ञान माने जाने लगा है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। विकास का अर्थ क्या होता है। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो विकास का अर्थ क्या होता है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करके फीडबैक करके बताएंगे, क्योंकि आपका अपना ओपिनियन, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। तो विकास का अर्थ क्या होता है, विकास का अर्थ होता है दोस्तों अभिप्रेरणा एवं अनुभव। क्या है, विकास का अर्थ होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। यानी अभिप्रेरणा, जो आपकी प्रेरणा होती है, साथ ही आप अनुभव, ये दो चीजें जब होती हैं आपकी, जब अंदर से अभिप्रेरणा होती, स्वयं की इच्छा होनी की चाहिए, एक उत्सुकता होती है, साथ ही साथ अनुभव, ये जब दो चीजें होती, इसके फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, विकास का उत्तरोत्तर श्रृंखला जो होती है वह विकास कहलाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया किसने। विलियम वुंट, विलियम जेम्स स्किनर या वाटसन ने। किसने दिलाया था, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग फीडबैक करके बताएंगे। तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किसने दिलवाया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विलियम जेम्स होगा या विलियम वुंट होगा। 50-50% आपको बता रहे हैं। 5 सेकंड का आपको वक्त दिया जाता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया किसने दिलाया, तो विलियम जेम्स ने दिलाया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कौन जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। देखिए सभी लोग जानते हैं निरंतरता का सिद्धांत वृद्धि और विकास से संबंधित होता है, ठीक है। आपके वर्गीकरण, समन्वय, वैयक्तिकता, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से वृद्धि और विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है। कौन नहीं होगा, तो सभी लोग जानते हैं कि वृद्धि और विकास से जो संबंधित सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत है, और व्यक्तिगतता का सिद्धांत हो जाएगा। व्यक्तिगतता, ठीक है, यानी आपका जो व्यक्तित्व होता है उसका, तो उसका यहाँ पे व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो राइट, क्योंकि आपका ये नेगेटिव प्रश्न, नकारात्मक प्रश्न है, तो नकारात्मक प्रश्न है, अर्थात कौन सा वृद्धि और विकास सिद्धांतों संबंधित नहीं, तो वर्गीकरण का सिद्धांत जो है आपके वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन संबंधित हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के किस शब्द की कड़ी आलोचना की है। तो आप जो आपके जो मैकडूगल हैं दोस्तों, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है। आत्मा, मन, मस्तिष्क या चेतना। सभी लोग कमेंट करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैकडूगल ने अपनी पुस्तक, पहले बात तो जान लीजिए कि आउटलाइन साइकोलॉजी नामक पुस्तक के
किसने लिखी? तो आपके मैकडूगल ने लिखी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और किस शब्द की कड़ी आलोचना की है मैकडूगल ने आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के माध्यम से? तो इसमें दोस्तों आपके किसकी आलोचना की है? वह है चेतना की। किसकी आलोचना की है मैकडूगल ने आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक में? कड़ी आलोचना, चेतना की आलोचना की है। आलोचना में क्या आता है? अंत में ना आता है, और चेतना में भी आपका अंत में ना वर्ण आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, छठवां प्रश्न क्या है? बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है? बालक का है, प्रशासक का है, अध्यापक का है, या अभिभावक का है? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान होता है वह दोस्तों बालक का होता है। किसका होता है? बालक का प्रमुख स्थान होता है। सातवां प्रश्न है, मनोविज्ञान का जन्म जिसके समय दर्शन शास्त्र के अंग रूप में हुआ, यानी मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ है तो किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? प्लेटो के समय, अरस्तु के समय, वर्कली के समय, या वाटसन के समय? आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक क्या है? सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में किसके समय में हुआ है? तो अरस्तु के समय में हुआ है। मनोविज्ञान को जो जन्म है अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ है। और इसका शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो और अरस्तु डेकार्ट द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, साइंस ऑफ सोल माना गया है। आठवां प्रश्न है दोस्तों इस क्लास का, बाल विकास शिक्षा शास्त्र पार्ट नंबर 3 का, कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, या सांख्यिकी विधि? तो एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी जो विधि मानी जाती है वह क्या हो जाएगी? तो वह दोस्तों आपकी कहलाती है विकासीय विधि। एक बच्चा है जिसके वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि क्या होगी? विकासीय विधि होगी। क्योंकि हम वृद्धि और विकास के अध्ययन की बात कर रहे हैं तो उसमें सर्वाधिक आप क्या हो जाएगी? विकासीय विधि होगी। क्योंकि वृद्धि और विकास में तुलनात्मक नहीं कहलाएगा, ना ही सांख्यिकी कहलाएगी, वह कहलाएगी विकासीय विधि कहलाएगी। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन से हैं? शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, या उपरोक्त सभी? सभी प्यारे मित्र, मेरे भाई बहन जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, गृहिणी, सभी कमेंट करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व दोस्तों आपका देखिए, शिक्षार्थी भी होता है। जब शिक्षार्थी नहीं होगा तो शिक्षक किस काम के, विद्यालय किस काम के, जब कोई सीखने वाला ही नहीं है। खाना अब बना के रख देते हैं, जब कोई खाने वाला ही नहीं तो खाना बेकार जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या होते हैं? आपका शिक्षार्थी भी है, जो सीखने की प्रक्रिया है, और अध्यापक भी है। तो अर्थात आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है दोस्तों कि व्यक्तित्व विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आपकी जब नियुक्त होगी, आप कक्षा में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पर जो है व्यक्तित्व भिन्नता के मिलन के संबंध में, ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत व्यक्तियों में विभिन्नताएं होती है, तो उनके मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो आपकी यानी आप जब अध्यापक अध्यापिका बनेंगे तो आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को उनको जानने का प्रयास, या व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, या एक व दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, व्यक्तित्व भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका यानी आपकी जो भूमिका होगी वह व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास होगा, कि व्यक्ति के दृष्टिकोण के आधार पर उनकी अभिरुचि क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनकी योग्यताएं क्या है, ठीक है, ये जानने का प्रयास होगा। और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे। अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक व दो दोनों ये भूमिका अध्यापक की होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है? मन का, आत्मा का, चेतना का, या व्यवहार का? तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है? सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा, और पीडीएफ फाइल नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करें, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, या आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम में जायसवाल सर यानी अपने परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर फॉलो करें। और इस प्रश्न का आंसर जान लेते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आत्मा हो जाएगा, कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा के विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो पहले जानना जरूरी कि मूल्यांकन के त्रिकोण भाग होते कौन कौन से हैं। आपके चार ऑप्शन है, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। तो देखिए दोस्तों, मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग आपका शैक्षिक उद्देश्य होता है, अधिगम अनुभव होता है और मूल्यांकन होता है। लेकिन शिक्षण अनुभव जो है यह आपका मूल्यांकन का त्रिकोण भाग नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्य और अधिगम के अनुभव मूल्यांकन के त्रिकोण का हिस्सा है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। ऐसी समस्या प्यारे मित्रों जो आपके शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती हो। शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर या शैक्षणिक पिछड़ापन। तो कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो समस्या आती है वह आपकी क्या कहलाती है, वह विद्यालयों में क्या कहला जाएगा, शैक्षणिक पिछड़ापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसी समस्या जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है वह होती है शैक्षणिक पिछड़ापन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थार्नडाई के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार दोस्तों क्या है। जो आपके थार्नडाई के एक मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, इनके व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है। शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मक मौलिकता, समायोजन और वृद्धि, चिंतन और कल्पना। तो थार्नडाई के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो आधार होता है वह दोस्तों क्या होता है, वह होता है चिंतन और कल्पना। थार्नडाई के व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्या आधार है, चिंतन और कल्पना आधार है। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा होता है। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आपका कमेंट सर्वमान्य है। तो शिक्षा के प्रति बात करेंगे। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान, शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना या अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। तो शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वह दोस्तों होता है अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्र देता है। संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद। तो दोस्तों अधिगमकर्ता की बात कर रहे हैं, तो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्र देता है वह सृजनशीलतावाद होता है। कोई अधिगम करता है, सीखता है, वो अधिक स्वतंत्रता कब होगा, जब वह सृजनशीलतावाद को अधिक स्वतंत्रता देता है। किसमें, सृजनशीलतावाद में अधिक स्वतंत्रता देता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी व्यक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। फ्रोबेल के अनुसार, पेस्टोलॉजी, थॉर्नडाइक या प्लेटो। तो दोस्तों ऐसे विचारक या इनके विचारक के अनुसार जो है कौन से विचारक होंगे कि शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति होते हैं शिक्षा के माध्यम से जो उनकी भीतरी शक्ति होती है उनको उभारने के लिए, उनको अंदर से यानी बाहर उनको सामने लाने के लिए एक प्रक्रिया कहलाती है। ये किस विचारक ने कहा था, तो आपके आई थिंक पेस्टोलॉजी की बात करेंगे। जी हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेस्टोलॉजी विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होता है। जब कोई भी बच्चा है, आप देखते होंगे, जब वह शिशु अपनी आंख, कान, हाथ के संबंध में सोचता है तो ये कौन सा स्तर शामिल होगा, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रिय जनित या अमूर्त संक्रियात्मक। तो सभी लोग जानते हैं इंद्रिय जनित जो होता है 0 से 2 वर्ष होता है। जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाओं में यहाँ पे बांटा है। और दूसरा जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है। और इसके बाद होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त या औपचारिक ये होता है 11 से लेके आगे तक। 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी अवस्था जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचता है तो सभी लोग जानते हैं यह कहलाएगी इंद्रिय जनित गामक स्तर, इंद्रिय जनित स्तर यानी इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहला जाएगी। अर्थात जब 0 से 2 वर्ष तक बच्चा होता है तो इस स्टेज पर बच्चा क्या होता है, इस अवस्था पर अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है,
या इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा मनोविज्ञान का आधार प्रदान करता है। तो सभी लोग कमेंट करेंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सभी प्यारे मित्र। तो दोस्तों ऐसा कथन जो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है वह राइट ऑप्शन हो जाएगा, यह शिक्षा मनोविज्ञान को आधार प्रदान करता है। यह शिक्षा को क्या करता है, मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रदान करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान के अर्थ में सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। बंडूरा का मत है, मैस्लो का, स्किनर का, या आपके जीन पियाजे जी का मत है। तो इनमें से दोस्तों किनका मत है सिद्धांतकार में से कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। जो बच्चा होता है वह अपनी वृद्धि और विकास के लिए कैसे अध्ययन करता है, कठोर अध्ययन करता है। यह किसका कथन है, तो आपके यह मैस्लो का कथन है। ठीक है, कठोर अध्ययन। ठीक है, और अगर आपको कठोर बना है, आपका शरीर कठोर होना है, तो आपके मसल्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कठोर अध्ययन यानी मैस्लो, ये वर्ण आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है कि इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों के भाग लेने का अवसर प्रदान करना, या इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, या आपका बालकों में अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना। तो शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व बताना है कि इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को इनमें से कौन सा कार्य नहीं करना है, यह आपको बताना है। तो नेगेटिव प्रश्न यह है, सभी लोग जानते हैं इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, ये आपको एक अध्यापक अध्यापिका होने के नाते, शिक्षक शिक्षिका होने के नाते नहीं करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि प्रलोभन मतलब होता है पेडागोजी शिक्षा शास्त्र में नेगेटिव नकारात्मक होता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और एक बात और भी जानेंगे आगे आने वाले प्रश्नों में। दोस्तों शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी होगी, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपरोक्त सभी। तो जब भी शैशवावस्था की बात करते हैं सभी लोग कमेंट करेंगे। शैशवावस्था यानी 0 से 5 वर्ष तक होता है वो शैशवावस्था होता है। तो इसमें उत्तम जो शिक्षण विधि होती है वह मॉन्टेसरी विधि भी होती है, खेल विधि भी होती है, किंडरगार्टन विधि भी होती है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है कि तुम मुझे कोई बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यह दावा करने वाले मैकडूगल हैं, कोहलर है, वाटसन है, या आपके पॉलाव हैं, या ईपी पॉलाव है। कौन सा कमेंट सही होगा, आपका कमेंट सम्मान है। आप सभी लोग भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। वीडियो लाइक शेयर करते रहें। प्रश्न यह है, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यह कहने वाले आपके केवल वाटसन की बात करेंगे, भैया यही कह सकते हैं, वाटसन की बात करते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कैसा परिवार, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत यानी और जो बच्चे होते हैं प्रगतिशील परिवार के बच्चों के, इनके अदर बच्चे के अपेक्षा के अंतर्गत प्रगतिशील परिवार के बच्चों में कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है, संबंधन का, जिज्ञासा का, आक्रामकता का, या उपलब्धि का। तो जब हम बात करते हैं प्रगतिशील परिवार, जब परिवार ही प्रगतिशील होता है तो उसके बच्चे क्या होंगे, उसके बच्चे की अधिक जो प्रबल होती है, प्रेरक जो अधिक प्रबल होता है वह उपलब्धि का होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इसके बाद 5 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे और अंतिम क्वेश्चन मॉक क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, असमान मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों मनोविज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आपका असमान आता है, औद्योगिक आता है, खेल आता है, लेकिन आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता है। तो आर्थिक मतलब सभी लोग जानते हैं निगेटिव वर्ड हो जाता है। तो सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है या वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है।
गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन का होता है या उपयुक्त सभी। तो बाल विकास में क्या होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे, यहाँ पे फीडबैक करेंगे। तो बाल विकास दोस्तों क्या होता है, बाल विकास में क्या होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, वह हमारा बाल विकास कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि कौन जो है मनोवैज्ञानिक नहीं है, जॉन डीवी, वाटसन, सीएल हेल या स्किनर। तो सभी लोग कमेंट करेंगे। मनोवैज्ञानिक नहीं है यानी फिजिकोलॉजी जो है आपके, जो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है, तो सभी लोग जानते हैं जॉन डीवी जो है ये आपके मनोवैज्ञानिक नहीं है। बाकी वाटसन, हल और स्किनर ये आपके हमारे मनोवैज्ञानिक हैं। जीन पियाजे जी हो गए, थार्नडाइक हो गए, ये हमारे मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, लेकिन जॉन डीवी आपके नहीं होंगे, सभी लोग नोट कर लेंगे। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। और एक प्रश्न आपको पता है कि भाषा यानी कि भाषा क्षमता, डिसलेक्सिया, डिस्पेक्सिया, डिसग्राफिया, इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। तो एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित करता है। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण कैसे प्रदर्शित कर रहा है। सभी लोग जानते हैं कि जब भी यहाँ पे हमें क्या बात करें, भाषा की बात करें, भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई अगर बात आती है तो यह हमारी पठन अक्षमता कहला जाती है, यानी हमारा डिसलेक्सिया। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान जो है किस में उपयोगी नहीं है। नकारात्मक प्रश्न, नेगेटिव प्रश्न है कि आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह किस में उपयोगी नहीं है। बालकों की मानसिक अवस्था का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में या पशुओं के प्रयोग में। तो सभी लोग जानते हैं मनोविज्ञान दोस्तों किस में उपयोग नहीं है, पशुओं के प्रयोग में आपको मनोविज्ञान का उपयोग नहीं है। और नोट यह जान लेना है कि पशु का प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाता है लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं किया जाता है। पशु प्रयोग मनोविज्ञान में करेंगे लेकिन आपका शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं करेंगे। और प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रश्न बालकों में मानसिक अवस्था का पता लगाने का पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है, तो सभी लोग जानते हैं, नोट कर लेना है कि पशु का प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाता है लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं किया जाता है। और ये आपका मॉक क्वेश्चन है, ये आपका मॉक क्वेश्चन है। सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, फ्रायड के द्वारा या युंग के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था। नीचे कमेंट बॉक्स है, सभी लोग फीडबैक करके बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे 30 में से आज की क्लास, आज के सेशन में आपका स्कोर क्या है। सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जो वीडियो अंत तक देखते हैं वो सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक भी हासिल करेंगे क्योंकि आप लोग दिल और जान से मेहनत करते हैं। तो जायसवाल सर आप सभी को सलाम करते हैं, ठीक है दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है दोस्तों, दिल से धन्यवाद है। और माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना कि आप लोगों का सिलेक्शन हो क्योंकि आप लोग रियल हीरो हैं, ठीक है। और जो भावी अध्यापक अध्यापिकाएं आप बनने वाले हैं, ठीक है, वो आपका जो समय आएगा जब आपका सिलेक्शन होगा, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके रिलेशन वाले, ठीक है, आप जो स्वयं इतनी मेहनत करते हैं, जब वो आपका सिलेक्शन मिलेगा तो ये मेहनत जरूर सफल तो फिर आप वो जो समय होता है, ठीक है, वो बहुत ही फीलिंग वाला बेहतरीन लाजवाब होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।